हाँ भाई, ग्रेविटेशन चल रहा था अपना, कहाँ तक पहुंचे? चलो भाई, चांद पे हो आए थे तुम लोग, वापस भी आ गए थे। जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड वाला पॉइंट भी निकाल लिया था, घूम भी लिए थे, और तो और सेंटर पे भी बैठ लिए थे। चलो भाई, क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो कुछ कंसेप्ट किए थे अपन ने। अभी तक जो किया हमने वो क्या किया? पॉइंट मास किया। आवाज क्या, मन में बोलूं? मन में बोल दिया, मन में सुन लिया तुमने। मतलब कुछ नहीं, क्या होना था, मैंने बोल दिया ग्रेविटेशन के बाद नहीं पढ़ाऊंगा। वो उन लोगों ने दो चार टीचरों से बात करी, टीचरों ने मेरा नाम सुना तो यहाँ आने से तैयार नहीं हुए। हो गया हो गया हो गया, मतलब मेरी बैटरी से चार्ज नहीं होती। नहीं, ऑटो ऑटो ऑटोमेटिक चार्ज है भाई। चलो भाई, तो काइनेमेटिक्स भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे। अभी चुपचाप पढ़ो ये, बीच में दो दो दिन छुट्टी पे जाऊंगा बीच में, कुछ भी। मथुरा मथुरा वृंदावन ले आना माता जी को, मतलब चलो पढ़ो आओ। तो भाई, कल जो फोर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, G m1m2/r², ये फॉर्मूला पॉइंट मास पर भी एप्लीकेबल है और स्पेरिकल सरफेस पर भी एप्लीकेबल है। मतलब कोई गोला देगा ना, तो गोले पे भी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला बेलन पे मत लगाना, रॉड पे मत लगाना। कुछ और दिख जाए, मतलब क्यूब दिख जाए, मतलब प्लेट दिख जाए, तो ये फॉर्मूला मत लगाना। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए और स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो पॉइंट मास के तो खूब सारे क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन करते हैं साहब। लिखो पहला क्वेश्चन, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करते हैं। ये फोटो बना देता हूं, देख लो भाई। ये बोल रहा है कि ये एक गोला है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है। इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर एक मास को रखा हुआ है। इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर भैया एक मास को रखा हुआ है, ठीक है। ये मास रख दिया, इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स है साहब F। ये पहले फोर्स है F। अब क्या हुआ, ये बोलते हैं कि ये अचानक से श्रिंक हो गया भाई। ये जो गोला था ना, ये गोला श्रिंक हो गया, मास सेम रहा, रेडियस आधी हो गई साहब, रेडियस ऑफ मास सेम, और अभी भी वो मास रखा हुआ है साहब वहां 2r डिस्टेंस पर। ये 2r डिस्टेंस पे अभी भी मास रखा हुआ है। ये बोल रहा है कि बताओ अब नया वाला फोर्स क्या होगा। अब जो ये नया वाला फोर्स है ये क्या होगा? पहले फोर्स लगता था F, तो अब फोर्स कितना लगेगा? स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, मास m है, रेडियस r है, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे रखा है, इस पर फोर्स लग रहा है F। अब बोल रहा है कि वो गोला स्ट्रिंक हो गया लेकिन मास सेम, रेडियस आधी होगी, बोला डिस्टेंस अभी भी 2r है। अब फोर्स बताइए साहब कितना होगा? अब फोर्स कितना होगा? पहले F था तो अब कितना होगा? ठीक है भाई, जब गोला होगा ना तो पूरा का पूरा मास कहाँ रखा हुआ मानोगे? गोले के सेंटर पर। मतलब मैं बोलता हूं कि ये एक मास तो यहाँ रखा हुआ है साहब कैपिटल M, है ना, इसके सेंटर पर, और दूसरा कहाँ रखा हुआ है? ये स्मॉल m, है ना, ये स्मॉल m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। तो ये अगर मैं फोर्स बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स पहले केस, तो ये F1 कितना होगा? ये होगा Gmm/2r का स्क्वायर होगा भाई। इसको F बोल रहा है साहब। अब बोल रहा है कि ये श्रिंक हो गया साहब। श्रिंक हो गया तो रखा हुआ तो अभी भी सेंटर पे ही है ना, ये मास m होगा और ये भी m होगा, लेकिन अब डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस वही 2r है। अब मुझे बताओ, ना तो डिस्टेंस बदला ना मास बदला, तो क्या फोर्स बदलेगा क्या? फोर्स पहले जो था वही फोर्स अब के अब रहेगा,
मतलब आंसर क्या बोलेंगे, ये F2 बराबर F1 बराबर F आ जाएगा सर। मतलब F2 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, F। मतलब पहले F था, अभी भी कितना हो जाएगा, F। कौन सा पकड़ रहे हो भाई, ये पहले फोर्स F था, अभी भी फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, F। बात पकड़ में आई सब। ठीक है, एक और देता हूँ गोले पर। अब मैं दो गोले, मैं तीन गोले आपको देता हूँ सर। अच्छा, एक पहले ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, दो गोले टच करके रखे थे सर, एक दूसरे से टच करके दो गोले, रेडियस था R, ये रेडियस था यहाँ पर R, दोनों गोलों का रेडियस था R। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए साहब कितना होगा, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है साहब Fg इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि साहब Fg इज प्रोपोर्शनल टू r²। तीसरा ऑप्शन दे रहा है Fg इज प्रोपोर्शनल टू r⁴। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है साहब नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। है ना, दो गोले हैं, दो गोले हैं, ये बोल रहा है कि साहब ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, डाटा सिर्फ रेडियस दे रहा है, मास की बात ही नहीं कर रहा, जो दिख रहा है ना तुम्हें बस वही दिया है, वो मुझे भी इतना ही दिया था, मैंने तुम्हें भी इतना ही दिया है ना, ये मेरे मन से मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, जो दे रहा है उन्हीं की फॉर्म में बात करो। ठीक है, अब खाली रेडियस दे रहा है, मास नहीं दे रहा, चाहिए तो मास भी, तो मास को रेडियस की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, मास को रेडियस की फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। अब मास को रेडियस की फॉर्म में बदलोगे तो क्या बोलोगे सर, ये बोलोगे Fg होता है Gmm/r², है ना, ये मास हो गया सर, ये मास को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मास को बोलेंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 4π3πr³ इंटू रो। मतलब आप देख सकते हो यहां से प्रोपोर्शनल टू r⁻³ होगा, ये प्रोपोर्शनल टू r⁻³। ठीक है, यहां से ये आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल टू m²/r², ये m r⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय r²। यहां से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये r⁻6/r², ये आएगा r⁻4, ये आ जाएगा साहब r⁻4। कौन सा आंसर होगा, थर्ड। अच्छा, इसमें मास दे देता मैं तो कौन सा आंसर होता, अगर मास दे देता तो फर्स्ट होता, अगर मास दे देता तो आंसर क्या होता, फर्स्ट। चलो अब दो की जगह तीन गोले देता हूं, और तीन गोलों में दो तरह का अरेंजमेंट देता हूं भाई। एक तो अरेंजमेंट ऐसा कि एक गोला, फिर ये दूसरा गोला, फिर ये तीसरा गोला, तीनों का रेडियस में दे रहा हूं r, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस भी r, इसकी रेडियस भी r, इसका मास भी m, ये भी m और ये भी m। एक तो ये हो गया सब। एक अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि तीन गोले, तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं ऐसा, भाई पहले में भी तीन थे, टच तो वहां भी कर रहे हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे को नहीं करते पहले अरेंजमेंट में। पहले अरेंजमेंट में भी देखो टच तो कर रहे हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये मास m, ये m और ये भी m, तीन मास है भैया, ये तीन मास m। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, और ये भी बोला गया है साहब m, ये भी टच करते हैं, लेकिन यहाँ देखो एक बीच में कॉमन है। ये बोल रहा है कि साहब इस वाले पे नेट फोर्स बताइए, ये नेट फोर्स बताइए इस पर कितना होगा। यहाँ भी पूछ रहा है कि भैया इस पर बताइए नेट फोर्स कितना होगा। ये दो तीन गोले हैं, मास m है, रेडियस r है, एक अरेंजमेंट ऐसा है, एक अरेंजमेंट ऐसा है। बोला नेट फोर्स बताइए, किसी एक गोले पर नेट फोर्स बताइए, किसी एक गोले पर नेट फोर्स बताइए। बताइए साहब, किसी एक गोले पर नेट फोर्स बताइए।
बोलो साहब। अब गोले का मास कहाँ रखा हो मानोगे? उसके सेंटर ऑफ मास पे। ये लो, पहले वाले केस में देखो तो ये इस तरह का केस होगा। एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है। ये देखो, ये मैं एक्सेस बना लेता हूँ भैया। ये m, ये भी m, और ये भी m। ये डिस्टेंस 2r, और ये डिस्टेंस भी कितना 2r। अब इस वाले पे नेट फोर्स निकालना है भैया। तो ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये F1, वो भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये कितना होगा F2। तो नेट फोर्स अगर बोले तो कितना होगा? नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2। F1 कितना है? ये होगा G m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर। ये तो F1 हो गया। F2 बोले तो कितना हो गया? ये हो गया G m1 m2 अपॉन 4r का स्क्वायर। होगा भैया? सॉल्व कर लो। ये 4r, ये 16r, सम कर लो कितना आता है। ये 5/16 आ जाएगा। 5/16 GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ रहा है भाई। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं सेंटर वाले पे पूछूं तो, हाँ सेंटर वाले पे पूछे तो जीरो, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट करेगा, वो भी करेगा, नेट जीरो। अच्छा, इस वाले पे पूछूं तो यही आंसर आएगा। इसमें तो तीनों पे सेम आएगा। देखो, ये तीन मास कहाँ रखे हुए मानोगे? तीन मास, ये एक तरह से तीनों को मिला दूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए मानोगे भाई। तो ये तो कल वाला क्वेश्चन बन गया भाई। कल दो बार किया अपन ने ऐसा क्वेश्चन। एक तो घूमते घुमाते समय किया, और एक अपन ने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर मास रख के फोर्स निकाला था। ये तो वैसा ही केस बन गया। अब किसी भी एक मास को पकड़ता हूँ, इस वाले को, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F1, वो भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F2, और F1 F2 क्या होगा? बराबर होगा। ये F1 बराबर F2 बराबर कितना होगा? ये होगा G m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर। होगा भाई? ये F आ जाएगा। F1 और F2 F आ जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो कितना होगा? ये होगा भैया 2F cos 60/2। cos 60/2 तो cos 30 हो गया। ये हो गया √3F। यानी आंसर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे GM स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। बोलोगे भाई? ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया किसी एक मास पर नेट फोर्स। अच्छा, इस केस में तीनों में से किसी पे भी निकालो, ये आंसर होगा, है ना। और वहां तो अगर मैं सेंटर वाले पे निकालता हूं तो कितना मिलेगा साहब? जीरो। मतलब बड़ा सिंपल। तो गोलों के लिए भी वही फॉर्मूले लगते हैं जो यहाँ पर पॉइंट मास के लिए। ठीक है, बस दुनिया में सबके लिए मत लगा देना, ये गोलों के लिए और पॉइंट मास के लिए। एक और अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन गोलों के कंसेप्ट पर। ये साहब सॉलिड स्फीयर दिया था, एक सॉलिड स्फीयर, रेडियस दिया है इसका R, मास दिया है M। ये सॉलिड स्फीयर। अब इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे एक मास रखा हुआ है। ये 2r डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है। ये बोल रहा है कि इस समय फोर्स है F1। इस समय फोर्स है F1। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया सब। ये रिमूव कर दिया। देखो अब क्या है, ये पहला तो ये केस दे रहा है। अब बोल रहा है कि ये गोला है, इस गोले में से R/2 रेडियस का गोला हटा दो, और R/2 रेडियस का गोला कहां से हटा दो? ये यहां से हटा दो। ये R/2 रेडियस का गोला यहां से हटा दो। ये हटा दिया। ये R/2 रेडियस ये यहाँ लाके रख दिया भैया बगल में। ये देख रहे हो भाई? ये बगल में लाके रख दिया यहाँ। ये R/2 रेडियस का गोला यहाँ लाके रख दिया। सबूत, अभी भी वो मास रखा हुआ है साहब वहीं पे। ये अभी भी मास रखा हुआ है वहीं पे, है ना। कितनी डिस्टेंस पर साहब? 2r। अब बोल रहा है कि अब फोर्स लगता है F2। बोल रहा है F1 और F2 का रेशियो बताओ। पहले लगता था F1, अब इतना हिस्सा निकाल दिया मैंने, तो अब फोर्स लगता है F2। बोल रहा है F1 और F2 का रेशियो बताओ सर। ये बोल रहा है F1 और F2 का रेशियो बता दो। F1 और F2 का रेशियो बता दो सर। F1 और F2 का रेशियो बताइए सर। ठीक है, पूरा गोला था, उसकी वजह से फोर्स लगता था F1। ये कुछ हिस्सा हटा दिया मैंने, रिमूव कर दिया।
तो रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, ये रिमेनिंग, इसकी वजह से फोर्स है साहब F2। बोला F1 F2 का रेशियो बताइए, F1 और F2 का रेशियो बताइए। R/2 रेडियस का मैंने गोला निकाल दिया। अब ये गोले में से गोला निकालना, ये केस आप जानते हैं, कई बार किया अपने, सेंटर ऑफ मास में भी किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया, आज फिर किया। भाई ये पूरा तो गोला है, इसमें तो झगड़ा ही नहीं, इसका तो आंसर तुम देखते बोल दोगे। भाई गोले के लिए फॉर्मूला आपको पता है, गोले और पॉइंट मास के लिए क्या होगा, Gm1m2/2r का स्क्वायर। अब होगा, है ना। अब ये जो हिस्सा रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं, इसके बाद जो रिमेनिंग बचता है, इसके लिए फोर्स अगर बोल रहा है तो इसके लिए मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि ये गोला नहीं बचा ना। क्या ये गोला बचा क्या? तो इसके लिए मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो इसके लिए वैसा ही जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंसेप्ट बताया था ना, कि पूरे का निकालो और हटाए का माइनस कर दो तो रिमेनिंग का आ जाता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते थे। वही काम यहाँ करना है कि साहब पूरे गोले का आंसर निकालो और जो हिस्सा हटाया उसका आंसर निकालो और माइनस कर दो, पूरे में से हटाए वाले का माइनस कर दो तो रिमेनिंग का आ जाएगा। मतलब सीधे सीधे F रिमेनिंग इज इक्वल टू F कंप्लीट माइनस F रिमूवल, है ना। ये रिमेनिंग पोर्शन का आंसर अगर आपसे मांग रहा है, F रिमेनिंग इज इक्वल टू बोलेंगे F कंप्लीट माइनस F रिमूवल, है ना। अब यहां से रिमेनिंग हिस्से का फोर्स F2 है, कंप्लीट का फोर्स आपने निकाला F1 था, है ना। ये रिमूवल का फोर्स निकाल लो। तो बोलो रिमूवल का मास कितना होगा? बोलो रिमूवल का मास m/8 होगा। ये तो कई बार निकाला आज से पहले अपन ने, याद है, मास डेंसिटी बराबर करके। अरे आज से पहले करीब 2-3 बार निकाल चुके हैं, सेंट्रो मास में निकाला था, है ना। R/2 रेडियस के गोले का मास कितना होगा, m/8। इस हिस्से के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? इस हिस्से के सेंटर से डिस्टेंस बोले तो कितना होगा, 3/2। अरे होगा भाई, ये कितना होगा, रिमूवल पोर्शन का आंसर बोले तो G m/8 इंटू m/3r/2 का स्क्वायर। मानते हो भाई? F1 आपने निकाल ही लिया है। F1 कितना था? F1 था साहब वो Gmm/2r का स्क्वायर, ये था Gmm/2r का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये 9/4 हो गया, और सॉल्व करोगे ये 4/9 इंटू Gmm/8r स्क्वायर। सॉल्व कर लो भैया, F2 आ जाएगा। F1 और F2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है। F1 था आपके पास कितना, Gmm/2r का स्क्वायर। ये F2 आपके पास कितना होगा, ये Gmm/2r का स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचा 1 माइनस 4/9 इंटू 2, एक 2 बचा भाई, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, Gm स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 18 माइनस 4, है ना। सॉल्व करो कितना आता है बताओ। नाइन बाय सेवन हो गया, ये आ गया 9/7, रेशियो 9:7। F1 F2 का रेशियो पूछ रहा है ना। नहीं, मुझे इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से फोर्स निकालना है। अब रिमेनिंग तुझे गोला तो दिख नहीं रहा भैया, जो फॉर्मूले अपन लगाते हैं किसके लिए, पॉइंट मास के लिए, गोले के लिए, ना तो ये पॉइंट मास है ना गोला है, ये तो अजीब सा ही शेप है कुछ। तो अब इसकी वजह से आंसर कैसे निकालें? पूरे का आंसर मुझे पता है, जो हिस्सा मैं निकाल रहा हूं उसका आंसर निकाल लो कितना है। पूरे में से इतने का फोर्स माइनस कर दो तो रिमेनिंग का फोर्स आ जाएगा ना। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से आया ना, तो पूरे मास की वजह से आंसर निकाला, जो हटाया था मास उसकी वजह से निकाला, तो रिमेनिंग मास का आंसर आ गया ना। ठीक है, तो रिमेनिंग के लिए सीधे सीधे आ गया F2। तो ये रेशियो बोल रहा है F1 F2 का, ये अपने AIBMT में आया हुआ क्वेश्चन है, 9:7। समझ पा रहे हो भाई? तो पॉइंट मास के लिए और गोले के लिए सेम फॉर्मूला है, Gm1m2/r²। अच्छा, अब मैं रॉड दे दूं तुम्हें तो क्या रॉड के लिए फॉर्मूला लगाओगे? अबे मैं तुम्हें एक छड़ पकड़ा दूं, डंडा दे दूं, डंडे के लिए फॉर्मूला लगाओगे क्या? क्या करोगे? चलो दिखाता हूँ क्या करना चाहिए, खुद सोचना। एक डंडा देता हूं मैं आपको, उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी सोचो। लो साहब, एक रॉड, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l,
रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, आपसे बोल रहा है कि साहब इसकी एक्सेस पर एक मास रख दिया मैंने, ये कुछ डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस दे रहा हूं साहब मैं r, ये r दे दिया साहब, ये l है, ये m है, वो r है। बोल रहा साहब इस पे पूरी रॉड की वजह से फोर्स बताओ कितना होगा, ये डंडा इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा। भाई गोला होता तो सीधे फॉर्मूला लगा लेते, अब बोला डंडे की वजह से, रॉड की वजह से फोर्स बताओ साहब कितना होगा। इस रॉड की वजह से ये मास एक्सेस पे रखा हुआ है, कितना फोर्स होगा। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय रॉड, force applied by rod on mass m, as shown in figure, ठीक है भैया। इस पर बोल रहा है कितना फोर्स लगेगा, ये बोल रहा है कितना फोर्स लगेगा। देखो भाई अब सिंपल मैं यहां पर एक पॉइंट मास मान लेता हूं। अब पॉइंट मास के लिए तो फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं ना, अरे पॉइंट मास के लिए और गोले के लिए तो फॉर्मूला है ना, Gm1m2/r²। ये पॉइंट मास मान लिया मैंने, ये dx लेंथ का, इसका मास मान लिया dm, यहां से डिस्टेंस मान लेता हूं मैं x, ये डिस्टेंस मान लेता हूं साहब x। बोलो कितना फोर्स, इसकी वजह से फोर्स लगेगा df। ये df का वैल्यू कितना होगा, df के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो g dm इंटू m अपॉन कितना होगा साहब x²। अब होगा फोर्स, ये ना, ये पॉइंट मास, एक पॉइंट मास जो माना इसकी वजह से फोर्स निकाल लिया मैंने। अब तुम्हें पता है कि पूरी की पूरी n लेंथ का रॉड का मास कितना है m, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m/l। तो भैया dx लेंथ का मास कितना मिलेगा, ये मिलेगा m/l इंटू dx। ये dm के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो रॉड का ये मास dm के बराबर होगा कि नहीं होगा। रख दो इसमें dm, इसमें dm रख दो तो df बराबर क्या बनता है, g m/l इंटू dx इंटू m अपॉन कितना होगा x²। ये भैया फोर्स निकालना है। और अब देख करके पता लग गया होगा साहब इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होने वाला है, ये इंटीग्रेशन का लिमिट यहां से यहां तक करोगे ना, यहाँ क्या था r और यहाँ जाके क्या होगा l+r, ये होगा r से कितना l+r। इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो, पूरी रॉड की वजह से फोर्स आ जाएगा। फिर रॉड के इतने से डीएम मास की वजह से फोर्स निकाला मैंने। अब वो डीएम 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 करके जोड़ोगे ना, जोड़ने का मतलब ऐड करना ही तो होता है, मतलब इंटीग्रेशन ही तो होता है। ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन 1/x²। बोलो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना, -1/x। लिमिट आ जाएगी r से कितनी l+r। लिमिट पुट कर दो भैया, ये लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/l+r माइनस 1/r। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, ये नेट फोर्स आ जाएगा पूरी रॉड की वजह से, पूरी रॉड की वजह से नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, डीएम पोर्शन की वजह से निकाला, पूरे डीएम 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 लेके ऐड कर दिया, ये नेट फोर्स आ जाएगा। मतलब अपने जुगाड़ कर लिया कुल मिलाकर। फॉर्मूला तो एक ही जानते हैं अपन, Gm1m2/r², और वो पॉइंट मास के लिए होता है या गोले के लिए होता है ना। इसका पॉइंट मास बना दिया अपन ने और इंटीग्रेट कर दिया। करो लिमिट पुट, ये कितना r माइनस l+r, r कैंसिल, वो माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा कितना, l से l भी कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा साहब Gmm अपॉन r l+r। ये आ रहा है भाई, ठीक है। ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये आंसर आ गया भैया। नेट फोर्स इतना होगा पूरे डंडे की वजह से, पूरे रॉड की वजह से उस मास पे इतना फोर्स लगेगा। कौन सा पकड़ में आया सब, मतलब ये ध्यान रखना जो फॉर्मूले थे Gm1m2/r², या तो पॉइंट मास के लिए या फिर किसके लिए है, गोले के लिए। कर लोगे भाई। तो फोर्स की जितनी प्रॉपर्टी बनती है मैंने सब बता दी, जितने तरह के कंसेप्ट बनते हैं फोर्स पर। अब दुनिया में और भी बहुत कुछ है, आगे बढ़े थोड़ा। तो आता है अब एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन। फोर्स के बाद में साहब ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। इसको सिंबल देते हैं साहब जी। बात पकड़ में आ गई भाई, कर लोगे फोर्स, अब हो जाएगा फोर्स। अब आओ साहब ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन।
देखो एक्सेलेरेशन के बारे में सब जानते हैं, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन। अगर वो अर्थ का ग्रेविटी हो, किसी प्लेनेट का ग्रेविटी हो, तो प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये आम जनता के लिए डिफाइन नहीं कर रहे, ये डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए? प्लेनेट के लिए। अच्छा, अब प्लेनेट की बात चलती है तो सारे आइडियल केस हम मान के चलते हैं कि ये जो प्लेनेट है ये गोला होगा। वास्तव में आपको पता है गोला नहीं होता, अंडा होता है ना? अब अंडा होता है यार, है ना? और हम ये भी मान के चलते हैं कि ये गोला घूमता नहीं, जबकि वास्तव में पता है तुम्हें, पता है अर्थ घूम रही है। अबे आइडियल केस मान रहा हूं सारे में, सारे आइडियल केस कि बोले ये अर्थ जो है, प्लेनेट जो है क्या है? गोला है। दूसरा आइडियल केस साहब घूमती नहीं है। तीसरा आइडियल केस क्या मान रहे हैं साहब? इसकी डेंसिटी सब जगह सेम है, इसका डेंसिटी अपन सब जगह सेम मान रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो वो बताया कि अर्थ पे नीचे जाओगे, है ना, पहले पहले मिट्टी आएगी सब, और खोदोगे तो पानी आ जाएगा, और ज्यादा नीचे जाओगे चट्टाने आ जाएंगी, और तोड़फोड़ कर दी नीचे तो हो सकता है तुम्हें आग वाग मिल जाए, है ना? हो सकता है और तोड़फोड़ कर दी कोयला मिल जाए तुम्हें, हो सकता है किसी किसी को हीरे भी मिल जाते हैं, है ना? मतलब ये अपनी अपनी किस्मत। हो सकता है पेट्रोल डीजल मिल जाए। मतलब कुल मिला के मुझे बताओ, सब जगह डेंसिटी सेम होती है क्या? है ना? ये अपन आइडियल केस मान रहे हैं, सब जगह डेंसिटी क्या मानते हैं? सेम। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, सारे आइडियल केस लेकर के चल रहे हैं। क्या होगा? गोला होगा, अंडा नहीं होगा। दूसरा घूमता नहीं है। तीसरा क्या है? सब जगह इसकी डेंसिटी क्या मानेंगे? सेम। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो अर्थ ने जो फोर्स लगाया वो पर यूनिट मास क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन। ये बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। अब बताओ, इसको गोला मान रहा हूं तो गोले के लिए फॉर्मूला Gm1m2/r² लगा सकता हूं। डिस्टेंस कहां से लूंगा? डिस्टेंस कहां से लूंगा? गोले के सेंटर से। अरे डिस्टेंस गोले के सेंटर से लोगे कि नहीं? अच्छा, अब अगर हाइट वाइट की फॉर्म में बोले तो क्या बोलोगे? आर का वैल्यू r+h बोलोगे कि नहीं? बोलो फोर्स बोलो। ये फोर्स बोलेंगे साहब Gm1m2 अपॉन r+h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया Gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ये ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन आ रहा है Gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर। बात पकड़ में आ रही है भैया? अरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया हाइट बहुत कम है, नेग्लिजिबल हाइट है, ना के बराबर हाइट है ना? मैं आपसे बोलता हूँ जैसे 100 मीटर 200 मीटर, है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ 100 मीटर 200 मीटर 20 मीटर 50 मीटर, सोचो कहाँ 100 200 20 50 और कहाँ 6400 किलोमीटर। तो नेग्लिजिबल होगा ना? हाइट को नेग्लिजिबल मानो। अगर नेग्लिजिबल मानता हूं तो सरफेस के आसपास का आंसर आ जाएगा भैया। ये एच क्या है? एच यहाँ पर नियर अबाउट 0 है। एच बहुत, या मैं ऐसा बोलूं कि लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन आर, तो भैया एच को हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो आंसर जो आएगा ये आएगा नियर अबाउट अर्थ सरफेस। ये होगा Gm/r²। लो भैया, प्लेनेट की सरफेस पे आंसर निकाल दिया मैंने। ये सरफेस के आंसर पर आंसर आ गया भैया Gm/r²। ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन Gm/r²। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊं साहब, एक फॉर्मूला डेंसिटी की फॉर्म में भी बनता है। मास सबको पता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बोलोगे। और तुम्हें पता है गोला मान ही लिया अपन ने, तो गोला मान लिया तो गोले के लिए वॉल्यूम कितना होता है? 4π3πr3। ये मानेंगे 4π3πr3 इंटू रो। यहाँ रखो, ये रखता हूं तो जी सरफेस कितना बनता है? ये G/r²। ये होगा 4π3 r⁻³ इंटू रो। अब आप देखो सॉल्व करते हैं तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। मतलब देखो किसी प्लेनेट की सरफेस पर आंसर क्या आ रहा है? ये एक तो फॉर्मूला बन रहा है जी, मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन रहा है 4π3πg r इंटू रो। समझ रहे हैं भाई? ये देख सकते हो, ये मैं खाली अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर गोले की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अपन अपने गोले की बात कर रहे हैं, ये पूरे यूनिवर्स की टेंशन कर रहे हैं अपने, सारे गोलों की बात कर रहे हैं। मतलब प्लेनेट, गोलों का सही मतलब निकाला जाए, हाँ, ये खाली अपना गोला नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ नहीं, ये दुनिया के सारे प्लेनेट, हाँ सारे गोलों की बात कर रहे हैं। हाँ, तेरा और इसका गोला सेम है। अगर तू वास्तव में सही बात कर रहा है तो। अच्छा मैं भाई वो आमिर खान वाले गोले की बात कर रहा था। तो Gm/r², ये 4π3πg, वो बोलता था ना हमारा गोला, मतलब वो भोजपुरी में।
तो कुल कुछ नहीं भाई, तुम चुपचाप ही रहो, ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे सामने एटीट्यूड में पढ़ाया जाए, ज्यादा अच्छा है। चलो आओ, कुल मिला के देखो जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये जी डिपेंड करता है मास पर, रेडियस पर, और साथ में डेंसिटी पर, है ना। अच्छा, ये रो बोलते हैं एवरेज डेंसिटी, तुम्हें पता है सब जगह सेम नहीं होती, है ना। रो क्या बोलेंगे साहब? एवरेज डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, एवरेज डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। ठीक है, ये जो भी प्लेनेट है, जरूरी नहीं कि अर्थ है। अच्छा, ये जो आरपी है, ये होता है रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये जो एमपी बोल रहा हूं, ये होता है साहब मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले में कहीं किसी पार्टिकल का मास नहीं आता भैया, है ना। इसमें किसी पार्टिकल का मास आ रहा है क्या? मतलब अगर मैं अर्थ का नाम लूं, तो अर्थ पे ये क्या आ रहा है? अर्थ का मास आएगा, अर्थ की रेडियस आएगी, अर्थ की डेंसिटी आएगी। क्या इसमें तुम्हारा मास आएगा क्या? तो अर्थ पे कोई भी रहता हो, अर्थ की सरफेस पर, सबके लिए क्या होगा? जी का वैल्यू क्या होगा? सेम। आइडियल केस पढ़ रहे हैं, है ना भैया। अर्थ की सरफेस पर कहीं भी जाके बैठ जाओ, जी का वैल्यू पार्टिकल के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? प्लेनेट के मास पर, प्लेनेट की रेडियस पर। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? सिर्फ मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, और डेंसिटी भी मैं एवरेज ले रहा हूँ। अच्छा, एक बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है साहब, अगर मैं प्लेनेट का जी बदलूं तो रो बदलेगा क्या? जी बदलने पर रो बदलता है कि रो बदलने पे जी बदलता है? हाँ, पिताजी कौन है? रो है ना। वो रो की वजह से जी पैदा हुआ है। अबे ग्रेविटी पैदा होने का कारण क्या? मास, डेंसिटी। अबे डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। वो ब्लैक होल तुमने सुना होगा, ब्लैक होल ऐसे रीजन होते हैं कि जिनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब जब बने ना, जिस समय यूनिवर्स बना होगा, ब्लैक होल बने होंगे, उस समय बहुत कम, बहुत पास पास बहुत ज्यादा मास आ गया होगा, बहुत पास पास बहुत ज्यादा मास आ गया होगा। इसलिए क्या होगा? डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई होगी, तो उस रीजन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई होगी। इतना ज्यादा ग्रेविटी रहा होगा कि उस रीजन में जो आता है सबको खा जाता है। मतलब उस रीजन के आसपास से अर्थ भी गई ना, अर्थ को भी खींच लेगा वो, है ना। अर्थ सन के चक्कर लगाना भूल जाएगी और उसकी अट्रैक्शन में फंस जाएगी। मतलब होता है ना कि जो काम कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो भूल गए, उसके आसपास से गुजरे तो उसी के चक्कर में फंस गए। ये ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल, ये ब्लैक होल। मतलब भावनाओं को समझो, तुम हर चीज को गलत डायरेक्शन में मोड़ते हो। स्ट्रॉन्ग मतलब इतना, इतना जबरदस्त ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी खींचने वाला है, ग्रेविटी। ग्रेविटी इतना जबरदस्त है कि कोई तारा भी उसके पास से गुजरता है ना, तारे को भी खींच लेता है। कोई कोई अपने मतलब स्पेसशिप भी उसके पास से गुजरा ना, तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, उसकी ग्रेविटी में चला जाएगा। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। तो वो रीजन बनने के कारण क्या? वो रीजन बनने के कारण डेंसिटी। मतलब कुल मिलाकर के मैं बोलूं कि जी किसकी वजह से आया? रो की वजह से कि रो जी की वजह से? जी रो की वजह से आया कि रो जी की वजह से आया? हाँ, जी रो की वजह से आया। ग्रेविटी आने का कारण क्या? वो डेंसिटी। मतलब पिताजी कौन है? हाँ, रो बदलने पे जी बदलेगा कि जी बदलने पे रो बदलेगा? रो बदलने पे जी बदलेगा। बात पकड़ में आ गई ना सर? ये थ्योरेटिकल बातें पूछते हैं ना, तब बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला लेके घूमते हैं बच्चे, जी इज प्रोपोर्शनल टू रो, है ना। ये पकड़ पकड़ के घूमते हैं, देखो सर ये बदल तो रहा है ना। तुम पहले सही चीज समझो कि कौन पिताजी, कौन पिताजी? रो है, रो बदलेगा, रो होगा तभी तो जी होगा ना। अगर रो ही पैदा नहीं हुआ था तो जी कहां से होता? मतलब रो बदलोगे तो ग्रेविटी आएगा, डेंसिटी होगा तो ग्रेविटी होगा, वरना ग्रेविटी होगा ही नहीं। बात पकड़ में आगे सर? अच्छा, अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? मास पे कर रहा है, रेडियस पे कर रहा है, डेंसिटी पे कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा? पार्टिकल के मास पे नहीं कर रहा, पार्टिकल के मास पे नहीं कर रहा। और ये जो फॉर्मूला बनाया है तुमने आइडियल केस मान करके, क्या इस समय अर्थ घूमती है क्या? क्या इस समय अर्थ घूमती है क्या? क्या इस समय अर्थ अंडा है कि गोला है? सब जगह डेंसिटी क्या मान रहे हो? तो नोट डाल लो ये बात, ये आइडियल केस है। और नहीं बोले तो आइडियल केस ही होते हैं भैया। ये तुमने आंसर कहां निकाला? अर्थ पे सब जगह की सरफेस पर? हाँ, सरफेस पे निकाला। लिख लो, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन एट सरफेस ऑफ प्लेनेट, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन एट सरफेस ऑफ प्लेनेट, एट सरफेस ऑफ प्लेनेट डिपेंड्स ऑन mass, radius and density of planet, mass, radius and density of planet, and density of planet
mass, radius, and density of planet, it is independent from, mass of particle, mass of particle, mass of particle. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, शेप, शेप is not considered, effect of rotation and shape not considered, and mass assume uniformly distributed, mass assume uniformly distributed, mass assume uniformly distributed. ऐसा मानते हैं साहब यूनिफॉर्मली बटा हुआ है ना। ये 3 आइडियल केस बोल दिए भैया मैंने। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट माने, अर्थ घूमता नहीं है, अंडा नहीं है, क्या है? गोला है। अरे समझ रहे हो भाई? अच्छा, अब इस पर 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कई बार आए हुए हैं। एक तो आया हुआ परसेंटेज चेंज, बोलेंगे आर को इतना बदला, एम को कितना बदला, जी कितना बदलेगा, या जी इतना बदल गया, एम इतना बदला था, बताओ आर कितना बदलेगा। परसेंटेज चेंज, ये कंसेप्ट मैं बता चुका हूं तुम, है ना। एक यहाँ पर भाई परसेंट, 2 कंसेप्ट तो मैं बार बार बोलता हूँ, ग्राफ और परसेंटेज चेंज, और ये लगभग आते ही रहते हैं। ठीक है, चलो परसेंटेज चेंज निकालते हैं इसका। लिखो क्वेश्चन, लिखो, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज in a gravitation acceleration, in a gravitation acceleration, first mass constant radius increases 100%, mass constant radius increases 100%. Second radius constant mass decreases 50%. Third radius constant mass increases 2%. Fourth mass constant radius decreases 2%. ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ऑप्शन नहीं है भैया। फिफ्थ, ये फोर्थ लिख दिया ना, ये फोर्थ ये ना, मास कांस्टेंट रेडियस डिक्रीजेस 2%। फिफ्थ बोल रहा है मास डिक्रीजेस 2% एंड रेडियस इंक्रीजेस 1%। सिक्स मास एंड रेडियस बिकम्स मास एंड डेंसिटी बिकम्स 9 टाइम्स। मास भी 9 टाइम्स है और डेंसिटी भी 9 टाइम्स है। अगला बोल रहा है साहब, सेवंथ, डेंसिटी कांस्टेंट रेडियस इंक्रीजेस 2%। लो साहब, ये मैंने 7 क्वेश्चन दिए, यही फॉर्मूला है। अब मोर देन 5 और लेस देन 5 के फंडे आप जानते हो, मोर देन 5% और लेस देन 5% के कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, तो जानते हो ना यार, तो बता दो भाई फटाफट। ठीक है, अब कई बच्चे बुद्धि लगाते हैं, सर प्लेनेट का मास कैसे बढ़ सकता है? बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, बढ़ गए भाई। और अच्छा चलो, मास का तो समझ में आ गया, सर रेडियस कैसे कम हो गया, रेडियस कैसे बढ़ गया? हो गया, युद्ध हो गया, है ना। एक आध दो बम फोड़ दिए गए, है ना, बम फोड़ दिए, थोड़ा सा मास टूट गया, अलग हो गया, लो कम हो गया, रेडियस कम हो गई, तो घूमते घूमते श्रिंक हो गई अर्थ। ये तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि कैसे हो गया, तुम्हें बता रहा है कि ऐसा हो गया, तो तुम आंसर बताओ, है ना। तुम्हें इसके बारे में विचार नहीं करना कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें बोल रहा है कि ऐसा हो गया, तो बताओ आंसर क्या होगा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आंसर क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई हम लोग भगवान की देन है करके खूब पैदा करते गए, तो अर्थ का मास तो बढ़ेगा ना। तो मतलब बढ़ेगा तो यार, अब उससे ग्रेविटी भी बढ़ेगी, निकाल के देखे ना कितना परसेंट बढ़ेगी। भाई रेडियस से फर्क नहीं पड़ा, वो मास देखो 50%, देखो युद्ध हो गया, 50% मास कम कर दिया। सारे ऑप्शन देखे, बढ़ाया मैंने 2% देखो, वो कम कर दिया मैंने 50%। हाँ
आबादी से मास नहीं बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा? अच्छा, मास और एनर्जी कंजर्वेशन चलता है भाई, मास नहीं, मास कंजर्वेशन नहीं चलता, मास और एनर्जी कंजर्वेशन। यूनिवर्स में मास एनर्जी का कंजर्वेशन चलता है, ओनली मास कंजर्वेशन नहीं चलता। मास तो बढ़ेगा, मास तो बढ़ेगा, मास और एनर्जी का कंजर्वेशन चलता है। जिस दिन मास बनता है, बनाने वाले को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिसने भी बनाया भगवान ने बनाया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी बना है ना, वो रेस्ट मास एनर्जी सुनी होगी तुमने मॉडर्न में। एक एक इलेक्ट्रॉन भी बना है तो बनने में 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बनने में भी वो बनाने वाले को देनी पड़ती है, कहां से लाता है उसकी टेंशन। मतलब यूनिवर्स में मास कंजर्वेशन नहीं चलता है, मास एनर्जी कंजर्वेशन चलता है। ठीक है, तू अगर खा रहा है तो यहीं का खा रहा है ना, तो निकाल भी यहीं रहा है। बोले बच्चा पैदा करने से मास नहीं बढ़ेगा, अर्थ का मास बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, मास बढ़ेगा। मतलब तू, मुझे लग रहा है भगवान की देन खूब देने वाला है तू। आने वाले समय में बहुत सारे बाबू भैया घूमेंगे। भाई के दिल को चोट लगी, बोले भाई ऐसे कैसा, मेरी तो प्लानिंग कुछ और है। आप बोल रहे हो मेरी वजह से मास बढ़ेगा। प्रभु बन गया तो न जाने कहाँ का मास ट्रांसफर करेगा फिर तो देश विदेश के हर घर कोने में मास होंगे इसके। चलो क्वेश्चन करो भाई, ये कंसेप्ट मैंने सिखाया हुआ है तुम्हें, परसेंटेज चेंज निकालना, तो आंसर बोलो तुम। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों के आंसर आने लगे। भाई मोर देन 5%, लेस देन 5% के फंडे बता चुका हूं। अब पहले क्वेश्चन में मोर देन 5 है तो बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। मास और रेडियस की बात कर रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब इसमें मास तो कांस्टेंट है, रेडियस को 100% बढ़ा दिया गया। मान लो पहले रेडियस आर थी, अब आपने 100% बढ़ा दिया तो एल प्लस 100% ऑफ आर होगा, तो 2r हो जाएगा भाई। वो पहले आर था तो अब 2r हो जाएगा, 100% बढ़ा दिया ना। तो अब जी कैलकुलेट करो कितना टाइम्स हो गया। ये G2/G1 बराबर R1/R2 का स्क्वायर। R1 R हो गया, R2 2r हो गया, तो जी का वैल्यू कितना होगा? 1/4 होगा। ये जी का वैल्यू 1/4 होगा। ये जी का वैल्यू 1/4 मतलब परसेंटेज चेंज कितना होगा? परसेंटेज चेंज होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये आ जाएगा -75%। माइनस का मतलब बोलो इंक्रीज की डिक्रीज, मतलब 75% जी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये लो अगला क्या बोल रहा है साहब, ये बोल रहा है कि रेडियस कांस्टेंट है, मास कम हो गया 50%, है ना। ये लो दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई, बम फोड़ दिया हमने, तीसरा वर्ल्ड वार हो गया, है ना। बोलो कितना, हाँ ये थाइनोस में तो भैया बहुत कम बचे थे। अच्छा वो भी क्या टाइम मशीन में जाके सुधार लिए थे उन्होंने, है ना? वो जाकर के वो गलती सुधार आए थे भाई वो तो। जी इज प्रोपोर्शनल टू एम, बहुत सारे भैया। अब देखो मास को 50% कम कर दिया, 50%, ये डायरेक्टली है ना।
ये आधा तो ये भी आधा, ये 50% तो ये भी 50%। वो जब डायरेक्टली होता है ना, तब तो जितना इसके साथ छेड़छाड़ करोगे वही छेड़छाड़ इसके साथ होगी। ये अगर स्क्वायर होता तो फिर भी कुछ अलग होता है ना। देखो मैं बोल रहा हूँ मास को 50% कम कर दिया, ये पहले m था, अब 50% कम कर दिया तो m माइनस एम बाई टू, एम माइनस 50% ऑफ m, ये लो m बाई टू हो गया, तो g भी आधा हो जाएगा। मैंने कहा ना यार, जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो बराबर बराबर इफेक्ट पड़ेगा, ये आधा तो वो भी आधा, ये m2 अपॉन m1, तो भैया g2 बराबर g1 बाई टू हो जाएगा। अब परसेंटेज चेंज पूछ रहा है आपसे, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 माइनस 50% आ गया भैया, 50% कम होगा भाई। अगला 5% से कम में आ गया भैया। अब 5% से कम के लिए तो बेसिक तरीका आपको पता है, 5% से कम का बेसिक तरीका आपको पता है। लो साहब, रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, मास को बढ़ा रहे हैं 2%, मास को 2%, तो ये लो डेल m अपॉन m, ये आ रहा है +2% आ रहा है भाई। अब आप देख सकते हो g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर है, ये प्रोपोर्शनल टू m होगा। अब परसेंटेज चेंज बोले तो g का परसेंटेज चेंज बराबर क्या होगा, m का परसेंटेज चेंज। भाई ये पावर 1 है ना भाई, ये भी 2% आ गया भैया, +2%, 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा। चौथा क्या बोल रहा है साहब, फिर <5%, मास कांस्टेंट रेडियस को बदल रहे हो, तो ये gm अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा r की पावर -2। परसेंटेज चेंज का रिलेशन बनाओगे तो परसेंटेज चेंज में क्या बोलोगे, g में परसेंटेज चेंज बराबर r में परसेंटेज चेंज, ये पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो r को क्या किया, r को 2% बढ़ाया कि घटाया, घटाया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4% आ गया भैया। ये g का परसेंटेज चेंज आ गया 4% आ रहा है, ये g का परसेंटेज चेंज 4%। अगले में बोल रहा है कि मास और डेंसिटी, बोल रहा है g में परसेंटेज चेंज बताओ। अब भैया कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, तुम्हें r तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं पहला फॉर्मूला लेता हूं तो मुझे m और r चाहिए, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लेता हूं तो मुझे रो और r चाहिए। ये तो भैया दे ही नहीं रहा r, तो ये तो r दे ही नहीं रहा, ये तो क्या दे रहा है, या तो m दे रहा है या रो दे रहा है। अब m या रो दे रहा है साहब, जो चाहिए वो तो दे ही नहीं रहा। अजय 6 है, अच्छा छठा कर लो पहले यार, क्या दिक्कत है, 5 बाद में कर लेंगे, तो पहले छठा कर दो, है ना। देखो इसमें क्या दे रहा है, मास दे रहा है और डेंसिटी दे रहा है, इसमें रेडियस तो दे ही नहीं रहा। अबे कोई सा भी फॉर्मूले पे जाऊं, मुझे रेडियस तो चाहिए चाहिए। अब वो नहीं देता तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या, बनाओगे ना यार। वो अपना सीधा फंडा जो देता है वो ले लो, जो नहीं देता वो हाँ निकाल लो, बना लो, हाँ तो तुम छीन लो, तो छीनो साहब। अब क्या बोलेंगे, ये मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम गोले का 4π3πr³ इंटू रो। देखो ये भी 9 गुना और भैया ये भी 9 गुना, तो 9 कैंसिल होगा, आर क्या आएगा, आर सेम हो जाएगा। अबे 9 से 9 कैंसिल, आर सेम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ साहब। कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, पहला या दूसरा। आप पहला लोगे तो जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बोलोगे, दूसरा बोलोगे तो जी इज प्रोपोर्शनल टू रो बोलोगे, कुल मिला के ये भी 9 गुना, ये भी 9 गुना, तो जी भी कितना गुना आएगा, ये जी भी 9 गुना आएगा। अब आएगा भाई, ये जी 9 गुना आ गया। अब 9 गुना आ गया तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये होगा भैया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सॉल्व करेंगे 800% आ जाएगा भैया, सॉल्व करोगे परसेंटेज चेंज आएगा 800%। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बढ़ गया कि घट गया, पॉजिटिव मतलब बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया भैया, 800% बढ़ गया। अबे जी 800% बढ़ जाएगा, मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई, अबे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई। चलो करो, बाकी करो, 5वां करो और 7वां करो। 5 तो मैंने कर दिया, ठीक है, ये छठा पहले कर दिया। अब इसमें भी <5% बोल रहा है, 5% से कम। अगर 5% से कम है तो ऐसे केस में क्या करोगे, वो बेसिक तरीका जो है वही लगाओ साहब। क्या बोले, g इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1 r स्क्वायर, ये होगा m की पावर 1 r की पावर -2। g में परसेंटेज चेंज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे m में परसेंटेज चेंज पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, r में परसेंटेज चेंज पावर 2, ये -2 से मल्टीप्लाई कर दो, डाटा रख दो भैया। मास कितना 2% कम कर दिया, ये -2% है ना। आर क्या कर दिया, आर 1% बढ़ा दिया, +1%।
ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -4% आ गया भैया, -4%। अभी जी में परसेंटेज चेंज -4% आ गया। 5% से कम के लिए रिलेशन, अभी रिलेशन बनाना तो जानते हो ना, अभी रिलेशन बनाना जानते हो ना, अभी रिलेशन बनाओगे तभी तो काम होगा। ये तो बेसिक तरीका है। अभी तो ये इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, जान ले, सीख ले, एक दो बार कर, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये तो तेरे को पहले भी सिखाया था मैंने। अभी ये करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब क्या होता है, बहुत सारे काम नहीं आते, लेकिन एक दो बार जब करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, विचार बनते हैं कि ऐसे किया जाता है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हिम्मत बढ़ती है, फिर जब होने लग जाता है तो फिर मजा आ जाता है। अपने को भी लगता है कि धरती पे अपन कुछ करने के लिए आए। तो ये रिलेशन बनाना पहले सिखा चुका हूं तुम्हें। अब पहले भी कराए थे क्वेश्चन ये सारे, इस तरह के परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन अपन ने पहले वो ½ mv² p² सब करें। चलो ये वाला बोलो, डेंसिटी कांस्टेंट, रेडियस को 2% बढ़ा दिया, डेंसिटी कांस्टेंट रेडियस, तो कौन सा फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला कौन सा लोगे, ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला 4π3πg r इंटू रो, है ना, ये प्रोपोर्शनल टू r होगा, तो सीधे सीधे 2% ही आ जाएगा भाई, ये 2% ही आ जाएगा, ये dg/g बराबर साहब ये dr/r, ये आंसर आ जाएगा +2%। आ रहा है भाई, ये 2% जी बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल फंडा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, कर लोगे, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है साहब, परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब ये ऐसे ही क्वेश्चन चलो एक दो और कर लेते हैं, इसमें एक दो और देता हूं, मिटा दूं ये? अरे तो मिटा दूं। ये परसेंटेज चेंज का एक और सिंपल पेंडुलम का नाम देके क्वेश्चन आया हुआ है। ये साहब, ये बोला था अर्थ है, अर्थ है साहब, मास m रेडियस r। ये बोल रहा है कि यहां पर एक पेंडुलम लटका दिया सरफेस पे, ये पेंडुलम लटका दिया, बोल रहा है यहां पर जो टाइम पीरियड है ना अर्थ की सरफेस पर, वो है साहब t0। अब इसी पेंडुलम को दूसरे सरफेस पे जाके लटकाएंगे। ऐसा प्लेनेट है, ये ऐसा प्लेनेट है जिसका जो मास है वो अर्थ के मास का आधा है, और रेडियस जो है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये अर्थ की रेडियस का 1/4 है। ऐसा दे रहा है साहब, बोल रहा है अब लटका दो पेंडुलम, अब इसकी सरफेस पर वही पेंडुलम लटका दो, वही सेम लेंथ का पेंडुलम। बोल रहा है कि अब टाइम पीरियड कितना होगा, ये टी अर्थ दिया हुआ है, टी प्लेनेट आपसे पूछ रहा है, अर्थ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है, प्लेनेट पे टाइम पीरियड पूछ रहा है। बोला अर्थ की सरफेस पर टाइम पीरियड t0 था, इस प्लेनेट की सरफेस पर टाइम पीरियड कितना होगा। अब सिंपल पेंडुलम पढ़ चुके हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हो, 2π√L/g। क्या तुमने एल बदला, क्या बदला, प्लेनेट बदला, प्लेनेट के बदलने से क्या बदलेगा, अब जी का पता लगा लो, कितना बदला, आंसर आ जाएगा। वो जी का पता लगा लो साहब, ये हो जाएगा टी प्लेनेट डिवाइड बाय टी अर्थ बराबर होगा जी अर्थ डिवाइड बाय जी प्लेनेट। ठीक है, अब अर्थ का जी तो हमें पता है, ये प्लेनेट का जी पता लगाओ साहब, जी प्लेनेट कितना होगा, जी होगा मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट स्क्वायर। ये देखो मास तो क्या है, आधा है, रेडियस 1/4 है, ये 1/4 का स्क्वायर करूंगा तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये तो 8 टाइम्स हो जाएगा। अब जी 8 टाइम्स हो जाएगा, वो देखो तो मास 1/2 है, रेडियस 1/4 है, तो जी 8 टाइम्स होगा। तो प्लेनेट का जी कितना आएगा, प्लेनेट का जी अर्थ के जी का 8 टाइम्स होगा। बात पकड़ में आगे भाई, रख दो यहाँ पर, ये आ गया साहब जी अर्थ डिवाइड बाय 8 टाइम्स ऑफ जी अर्थ, ये 1/2√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा T0/2√2, आंसर आएगा T0/2√2 आएगा भाई। अरे समझ रहे हो, अरे बात पकड़ में आ रही है, मतलब बड़ा सिंपल, जी का इफेक्ट हमने देखा, ये जी कैसे निकालोगे प्लेनेट का अर्थ के कंपैरिजन में। भाई ऐसा प्लेनेट है जिसका मास तो अर्थ के मास का आधा है, रेडियस 1/4 है, ये gm/r² से देख लो, मास 1/2 रखोगे, आर को 1/4 रखोगे तो 8 टाइम्स आ जाएगा, जी 8 टाइम्स होगा अर्थ का। ठीक है, एक और तुमने सुना होगा सेकंड पेंडुलम। क्या होता है सेकंड पेंडुलम, टाइम पीरियड 2 सेकंड, लेंथ, लेंथ ये करेक्ट कर लो, अर्थ पर 1 मीटर होती है, अगर प्लेनेट बदल लूंगा ना तो लेंथ बदल जाएगी। अर्थ पर सेकंड पेंडुलम का लेंथ होता है 1 मीटर, मून पे नहीं होता।
सेकंड पेंडुलम बोलने का मतलब एक चीज तय है, टाइम पीरियड कितना, 2 सेकंड। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें, ये बना लो, मैं लैंग्वेज ही देता हूँ, फोटो नहीं बनाऊंगा। आ गया सब? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो? सिक्स वाले में मास डेंसिटी दोनों 9 टाइम्स है, अगर डिफरेंट हुआ तो किसके प्रोपोर्शनल होगा जी? तो आर निकालना पड़ेगा ना, मैंने आर निकाला, आर सेम आ गया। देखो जी और एम दे रहा है, तो जी और एम को यूज करके आर निकाल ले, आर यूज कर ले किसी भी एक फॉर्मूले में। चलो लिखो एक क्वेश्चन और, आगे है सबका, ये आगे भाई, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूं भाई, लिखो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम at surface of earth 1 meter, at surface of earth 1 meter, 1 meter, if simple pendulum, if simple pendulum behave as a second pendulum, behave as a second pendulum, behave as a second pendulum at surface of moon, at surface of moon, at surface of moon, then find out length of pendulum, length of pendulum at surface of moon, length of pendulum at surface of moon। ठीक है, अर्थ पर भी वो सेकंड पेंडुलम की तरह काम करता है और मून पर भी सेकंड पेंडुलम की तरह काम करता है। मतलब मुझे बताओ दोनों जगह टाइम पीरियड सेम है कि नहीं है? ये अर्थ हो या मून हो, टी सेम होगा, टी सेम होगा तो मैथमेटिकली यहां से देखो एल इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जी। अरे होगा भाई, एल इज प्रोपोर्शनल टू जी। तो यहां से लेंथ बोल रहा है मून की सरफेस से, बताओ अर्थ पे अपने को पता है ये होगा जी मून डिवाइड बाय जी अर्थ। सबको पता है मून पर जी कितना होता है, 1/6। तो ये मून पर लेंथ कितना होगा, ये जो अर्थ पे होता है उसका 1/6 होगा। कितना है अर्थ पर, 1 मीटर, तो 1/6 मीटर होगा भाई। ये आंसर आएगा 1/6 मीटर, होगा साहब? अब होगा भाई, ये आंसर आएगा 1/6 मीटर। कौन सा पकड़ में आया भाई, समझ रहे हो, अब जाग रहे हो? चलो एक और करके बताओ। लिखो वेट ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ इज 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। फाइंड आउट weight of person, weight of person at surface of planet, at surface of planet, at surface of planet whose radius, whose radius twice of earth, whose radius twice of earth, but mass double, mass 2 times of earth, mass 2 times of earth। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि अर्थ की सरफेस पर वेट उसका 500 न्यूटन है। ऐसे प्लेनेट की सरफेस से वेट बताओ जिसका मास तो डबल हो और रेडियस भी डबल हो। भाई ऐसा प्लेनेट जिसका मास भी डबल, डबल बोला ना, अरे मास डबल बोला और रेडियस भी डबल बोली, रेडियस डबल बोला, क्या बोला? हाँ ट्वाइस मतलब डबल। ठीक है, बोलो साहब कितना होगा?
भाई सबको पता है कि वेट होता है m×g। मास नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा? प्लेनेट बदलने पे मास बदलता है कि जी बदलता है? तो यहां से प्रोपोर्शनल टू जी होगा। क्या बोलेंगे? ये W प्लेनेट डिवाइड बाय W अर्थ, ये होगा G प्लेनेट डिवाइड बाय G अर्थ, ये होगा मास ऑफ प्लेनेट रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, ये होगा G मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये हो जाएगा MP/ME, ये आ जाएगा सब RE/RP। मास ऑफ प्लेनेट कितना दिया हुआ है? मास ऑफ प्लेनेट डबल दिया हुआ है, रेडियस भी डबल दे रखी है, देखो ये रेडियस भी डबल दे रखी है। तो अब सॉल्व करते हैं तो आधा आ गया भैया। ये प्लेनेट पर वेट अर्थ के वेट का हाफ आ गया, यानी 500 था तो 250 आ जाएगा भैया। ये 250 न्यूटन आ गया। मतलब अर्थ पर अगर उसका वेट 500 न्यूटन है तो इस प्लेनेट पर उसका वेट कैसा होगा? 250 न्यूटन। मतलब अब वो व्हाट्सएप वगैरह पे मीम आते हैं सब, अगर आप अर्थ पर भारी अपने आप को महसूस करते हो तो हाँ, तो वही प्लेनेट बदलो। अब प्लेनेट बदलो, ये देखो ना, इस प्लेनेट पे जाओ, 500 वाला कितना हो गया? 250। लेकिन क्या मास कम होता है क्या? प्लेनेट बदलने पे मास बदलता है कि वेट बदलता है? वेट बदलता है, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये मैंने अभी तक सारी बातें कहाँ करी थी? सरफेस पे करी थी सब। अब किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है वो डिस्कस करते हैं। अभी तक सारे फैक्टर अपन ने कंसीडर नहीं किए थे। मैंने रोटेशन नहीं माना था, मैंने हाइट नहीं माना था, है ना, मैंने तो शेप भी नहीं माना था, कुछ भी नहीं माना था। अब सब मानना पड़ेगा। और ये आंसर हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ निकाला है? सरफेस पर। अब मैं हाइट पे चला जाऊं, अरे माउंट एवरेस्ट पे चला जाऊं, मैं पाताल लोक में चला जाऊं भैया, है ना, माइंस बना करके अंदर अर्थ के सेंटर की तरफ चला जाऊं, क्या जी यही रहेगा? क्या बदलेगा ना? अब वो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो हेडिंग डालो भैया, इफेक्टिंग फैक्टर्स। हेडिंग डाल लो, इफेक्टिंग फैक्टर्स। इफेक्टिंग फैक्टर्स फर्स्ट लिखो, पहला लिखो इफेक्ट ऑफ हाइट। इफेक्टिंग फैक्टर्स में फर्स्ट इफेक्ट ऑफ हाइट। हाइट का इफेक्ट डिस्कस करेंगे भाई। हाइट के साथ में जी कैसे बदलेगा? तो आप देखो ये प्लेनेट है ना, ये पता है आपको, गोला मानेंगे अपन अभी भी, यूनिफॉर्म गोला मानेंगे। ये प्लेनेट की रेडियस, ये प्लेनेट का मास, इससे मैं हाइट पे जा रहा हूं भाई, है ना। तुम्हें पता है कि मैं दुनिया के सभी गोलों की बात कर रहा हूं, क्या खाली अर्थ की बात कर रहे हैं क्या अपन? अरे अपन तो पूरे यूनिवर्स में सबकी चिंता करते हैं, है ना, कोई अपनी करे ना करे। ठीक है, तो भैया यहां पर मैं निकालना चाहता हूं कि इस जगह पर जी कितना होगा। तो इस जगह पर फोर्स पर यूनिट मास बोलोगे, इस जगह पर फोर्स पर यूनिट मास, भाई हाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। आपको पता है गोले के लिए अपन डिस्टेंस कहां से लेंगे? सेंटर से। कितनी होगी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हो जाएगी R+H। फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा जी मास ऑफ प्लेनेट, यहां एक मास रखा हमने, डिवाइड बाय साहब स्मॉल r स्क्वायर अपॉन m। तो आप देख सकते हैं हाइट पर आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा GM/R+H का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हाइट पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिजल्ट बनेगा GM/R+H का होल स्क्वायर, है ना। थियोरटिकल बात करो साहब, हाइट बढ़ने पर क्या होगा? जी बढ़ेगा कि घटेगा? हाइट बढ़ने पर जी बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब अर्थ की सतह से ऊपर ऊपर जाऊं, मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊं, बुर्ज खलीफा पे जाऊं और ऊपर जाऊं, जाऊं। चलो ठीक है, क्लास बंद, छुट्टी। बोले लोटा उठा के हिमालय पे जाओ। ठीक है, तो भैया अभी मुझे प्रभु नहीं बनना है, अभी घर में बीवी बच्चे बैठे हुए हैं। अभी भैया अभी जिम्मेदारियां मेरे पर, है ना। नहीं अभी जिम्मेदारी है भाई, अभी पैसे कमाने, तो धरती पे फालतू बैठने आए हो क्या? वो बता, वो अंबानी अंबानी फालतू बैठते हैं क्या? खूब कमा लिया उन्होंने, है ना। तू मुझे लगता है मतलब डॉक्टर बनेगा, 2-4 दिन कमाएगा, फिर बोलेगा बहुत कमा लिया है। एक बार तेरी बीवी आने दे, है ना? फिर तेरे को बताते हो कि तेरे को अब मुंह मत खुलवा। पैसा, पैसा एक अलग चीज होती है यार, काम भी तो चाहिए ना, आदमी फालतू बैठ के आदमी करेगा क्या? बट ठीक है, पैसा वैसा कमा लिया एक अलग चीज है। अब वो आनी जानी चीजें, वो तो आती रहती जाती रहती है।
काम धंधा चाहिए आदमी को, फालतू बैठ के आदमी करेगा क्या? समय से पहले मर जाएगा आदमी। कोरोना काल में फालतू बैठ के देखा, 1 महीने में मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं न जाने कितना बूढ़ा हो गया मैं। 1 महीने में ऐसा लगा कि यार कि जिंदगी में क्या करने आए थे अपन, ये फालतू बैठने आए थे क्या? 1 महीने बाद ऐसा लगने लगा कि कोरोना खत्म हो यार, बाहर निकले। नहीं भी होता था तो ऐसे ही बाहर निकल जाता था। चलो वाह, तुम्हारे हो सकता है कंसेप्ट कुछ अलग रहे हो सकता है कंसेप्ट बदलते रहते हैं, भविष्य में कंसेप्ट बदल जाए तुम्हारे। जैसे जैसे जिंदगी जीना सीखोगे कंसेप्ट बदलते रहेंगे। अभी तुमने बस क्या वो एक थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि मैं इतना कर लूं बस बहुत है, होता ना सुखी आदमी, वो इतना सा मिल जाए बहुत रहेगा। फिर उतना मिलने के बाद सोचता नहीं थोड़ा और मिल जाए बहुत रहे, है ना? अभी तुम उस मुद्रा में हो, आओ रहोगे, जिंदगी में ऐसे चलती है मुद्रा। हाँ ये लो। चाहिए वो तो सब कुछ चाहिए, तभी तो यहाँ बैठे हो ना यार। अगर तुम मोह माया में नहीं फंसे होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? तो हिमालय में लोटा उठा के जा चुके होते। अभी भी समय है, सोच लो। नहीं तुम्हें लगता है कि नहीं यार क्या लेके आए थे, है ना? इसके तो कंसेप्ट क्लियर है भाई। ये तो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन को बढ़ाने वाला है। ये तो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन बढ़ाएगा भाई। और अर्थ के किस किस हिस्से में बढ़ाएगा इसको खुद को नहीं पता होगा। ये एक हिस्से में बढ़ा देगा, दूसरे हिस्से को बैलेंस करने जाएगा। बोले अर्थ अपनी एक्सेस पे घूमते घूमते टेढ़ी ना हो जाए। बस बस जागे भाई, जागे एकदम। बोला सबका सहयोग करूंगा। चलो बस आ जाओ, जागे तुम लोग। तुझे भी सहयोग चाहिए? उसके क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा रहेगा, पर्सनल सहयोग भी किया जाता है। वो क्लिनिक खोलेगा ना, उसके बाहर बोर्ड लगाएगा बकायदा। ये इलाज कराने आएगा। चलो बस बस ठीक है भाई, आओ वापस आओ। तो थियोरेटिकल बात क्लियर हो गई। हाइट पे जाने पे जी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। जितनी हाइट पे जाओगे उतना जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अब इसमें थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर हाइट बहुत कम बोलता है 20 मीटर 100 मीटर, तो अर्थ की सरफेस के आसपास ही हो गया, जो कांस्टेंट मानते हैं अपन। भाई मोशन अंडर ग्रेविटी के अपन ने आज तक केस पढ़े, तो उसमें क्या करते हैं, जी को कांस्टेंट मान के तो सॉल्व करते हैं ना, है ना? क्योंकि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, 100 मीटर 200 मीटर। लेकिन अब ये अभी तक आपने क्या मतलब जो छोड़ा था ना वो बहुत कम हाइट से छोड़ा था। अब ऊंचा ऊंचा जाके छोड़ोगे तुम, है ना? अब तुम छोड़ोगे R/2 हाइट से। अब तुम छोड़ोगे क्या, यहाँ पर बोलेगा 32 किलोमीटर, ये बोलेगा साहब 320 किलोमीटर, ये बोलेगा 2R 4R, मतलब हाइट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। आज तक जो केस अपन ने पढ़े हैं ना, उनमें हाइट बहुत कम ली गई है, 20 मीटर 100 मीटर 200 मीटर, इससे ज्यादा नहीं, है ना? ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर। अब सोचो कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ 1 किलोमीटर, तो अपन क्या हाइट को नेग्लिजिबल मान लेते, अपन अर्थ की सरफेस के आसपास काम करते थे। लेकिन अब हम हाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, हाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ये डेफिनेट है कि यार जी का वैल्यू कम होगा। सॉल्व करते समय मैं 2 फॉर्मूले बना के दे रहा हूं। अगर हाइट बहुत ज्यादा हो, है ना, h इज इन रेंज ऑफ r, तो इसी से निकाल लो, तुम्हारे सामने दिख रहा है ना? थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देता हूं। यहां से देखो r को कॉमन लो, r को कॉमन लो। अगर मैं r कॉमन लेता हूं तो क्या बनता है? ये बनता है साहब GMP, ये बन गया साहब RP स्क्वायर इंटू 1+h/RP बन रहा है भाई। अब ये जो बन रहा है ये ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन होगा कहां पर? ये कहां होगा साहब? सरफेस पर। ओए सरफेस पे होगा, तो GH बराबर ये बनेगा G सरफेस अपॉन 1+h/R का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? है ना? ये फॉर्मूला बना दिया। अगर h इज इन रेंज ऑफ R हो, आपको बोले R/2 है, 2R है, 6R है, इसमें रखो सीधे आंसर। लेकिन अब h नेग्लिजिबल भी नहीं है और R के ऑर्डर में भी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ साहब 32 किलोमीटर 64 किलोमीटर, क्या ये नेग्लिजिबल है क्या? अरे कुछ बहुत सारी है यार, मतलब जी तो बदलेगा। लेकिन अब इस फॉर्मूले में रख के निकालता हूं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं रखता हूं साहब 32 डिवाइड बाय 6400,
ये आ जाएगा 1 + 1/200, ये 200 डिवाइड बाय 201, मतलब और होल स्क्वायर और करोगे, थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक फॉर्मूला और बना के दे रहा हूँ। हालांकि ये एक फॉर्मूला पर्याप्त है, इससे सारे आंसर आते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कंडीशन और दे रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर आपको बोला जाए कि H <r है, H <r, तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में आप देखो, इसको सॉल्व करते समय एक फिजिक्स में थ्योरम आती है, बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या है साहब? 1 + h/r की पावर -2 है। मैं आपको बताऊं बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन, ये होगा 1 + nx, अगर x क्या हो? <1। समझ पा रहे हो भाई? ये इसको सॉल्व करो, ये यहाँ पर इसको x मानो, देखो x दिख रहा नहीं है, h/r <1, तो h/r <1 होगा ना। ये इसको x माने तो x <1 है। बाइनोमियल थ्योरम से क्या बोलोगे? ये बोलोगे साहब 1 + nx, ये बोलोगे 1 + nx, मतलब आंसर क्या आएगा? ये आएगा g हाइट बराबर g सरफेस 1 - 2h/r। बात पकड़ में आ रही है साहब? ये gh बराबर आता है g सरफेस इंटू 1 - 2h/r। ये कब? ये किस केस में? जब h यहाँ पर r के, भाई r की रेंज में ना हो लेकिन नेग्लिजिबल भी ना हो, है ना। मैं दोनों पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ये आपको बता दूं h ये कब लगाना है, ये पहला वाला केस, ये मैं बोल दूं h < 5% ऑफ r। एग्जैक्ट डाटा दे देता हूं तुम्हें, ये 5% अगर निकालूंगा ना, ये आता है साहब 320 किलोमीटर। एग्जैक्ट डाटा दे दिया मैंने। ये लो 5% है ना अगर आर का, ये लगा दो। ये 5% है आर का, ये लगाओ साहब 320 किलोमीटर तक, ये लगा दो। अब 320 किलोमीटर से ऊपर क्या लगाएं? 320 किलोमीटर से ऊपर क्या लगाएं? तो ये लगाओ साहब जी सरफेस अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में बोले कि इफ h इज इन रेंज ऑफ r, h इज इन रेंज ऑफ r, h इज इन रेंज ऑफ r, अगर h r की रेंज में भैया ये लगाओ, और अगर h कम है 5% है तो ये लगाओ, मतलब 320 किलोमीटर तक ये लगाओ। तुम डाटा देख के पहचान लो कि क्या लगाना है ना। चलो मैं अगर बोलता हूँ साहब हाइट दे दिया मैंने 62 किलोमीटर, क्या लगाओगे? 62 किलोमीटर क्या लगाओगे? पहला वाला कि दूसरा वाला? मैं बोलता हूँ साहब r/2 है, ये वाला। मैं बोलता हूँ 2r है, मैं बोलता हूँ साहब 6r है, मैं बोलता हूँ साहब 10 किलोमीटर है। समझ रहे हो ना? मतलब नेग्लिजिबल नहीं है। अगर नेग्लिजिबल हो तो जी को कांस्टेंट मान लेंगे अपन। 100 मीटर, 200 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, तो जी को अपन 9.8 ले लेंगे। अबे अपन तो 9.8 को भी 10 ही लेते हैं। समझ रहे हो ना भाई? ठीक है, तो ये मैंने हाइट का इफेक्ट बताया साहब। दो फॉर्मूले बनाए तुम्हारी कैलकुलेशन आसान करने के। वैसे तो एक इस फॉर्मूले से सारा काम होगा, लेकिन जब हाइट कम होगी ना तो थोड़ा ये लेंदी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है साहब इफेक्ट ऑफ डेप्थ। गहराई पे चलते हैं। ये बना लिया? ये तो बना लिया होगा यार। ये तो तुमने अर्थ को बैलेंस करने से पहले बना लिया था। भाई जीवन का संतुलन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे तुम्हारी क्लास का बैलेंस वही बना रहा है भाई। चलो आओ दूसरा आओ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। समझ पा रहे हैं भाई? चलो डेप्थ की बात करें भाई, गहराई पे चले। अब पाताल लोक में चलते हैं भाई। ये लो साहब, ये एक गोला, हमरा गोला, अबे अपना ही है ये। हाँ, ये लो भाई, इसकी थोड़ी गहराई पे भी जाना पड़ेगा। ये मान के चलते हैं डेंसिटी सब जगह क्या होगी? सेम। अब ये सरफेस पर जी क्या होता है ये तो आपको पता है। सरफेस का आंसर तो अपन बना चुके। सरफेस पे जी आपको पता है। अब मैं सरफेस से कुछ गहराई पे जाता हूं, तो सरफेस से ये चारों तरफ ये डी गहराई पे चलते हैं साहब, है ना। ये डी गहराई पर, ये सरफेस से गहराई डी, मतलब ये जो गोला बनाया ना मैंने, ये कहां पे बनाया साहब? डी गहराई पर। मुझे यहां आंसर बनाना है साहब, ये डेप्थ पर कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर डेंसिटी वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूं, तो आपको पता है कितना था? 4π3πg r इंटू रो था। ये आर क्या था? पूरे गोले की रेडियस थी।
अगर मैं गहराई वाला गोला लेता हूँ, ये अंदर वाला गोला, इसकी अगर रेडियस बोलता हूँ तो क्या बोलोगे? आर माइनस कितना हो जाएगा? डी। समझ रहे हो ना? ये पूरी रेडियस आर थी तो ये डी है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? आर माइनस डी। मतलब ये फॉर्मूला क्या बोलोगे? ये बोलोगे 4π3πg आर माइनस डी इंटू रो हो जाएगा। हो जाएगा भाई? ठीक है, ये यहां से देख सकते हो। अब मैं सरफेस की टर्म्स में इसको निकालना चाहता हूँ, मैं सरफेस की टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। आप देखो यहां से 4π3πg कॉमन ले रहा हूं, ये जी डेप्थ, ये मैंने 4π3πg आर कॉमन लिया, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस डी अपॉन आर। आप देख रहे हैं ये कहाँ है? ये सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन है। ये जी डेप्थ बराबर जी सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये भैया डेप्थ के लिए ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बन गया। थ्योरेटिकल बात करो, बोलो गहराई बढ़ाने पर जी क्या होगा? गहराई बढ़ाने पर जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मतलब अर्थ की सरफेस से गहराई में जाऊं या ऊंचाई पे जाऊं, जी का वैल्यू क्या होता है? अरे ऊंचाई पे जाओ या गहराई पे जाओ, जी बढ़ता है कि घटता है? दोनों केस में जी घटता है। दोनों केस में जी घटता है। अच्छा, आप गहराई के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं, एक ही फॉर्मूला, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितनी गहराई तक जाओगे? आर तक। अब अर्थ के सेंटर तक। और कहां जाओगे? अर्थ के सेंटर तक जाओगे, उसके बाद कहां जाओगे? अर्थ के सेंटर के बाद में फिर दूसरी तरफ जाने लग जाओगे, फिर गहराई कम होने लग जाएगी। बढ़ेगी नहीं घटेगी? अबे तू ये खोदता खोदता इधर आया, खोदता खोदता यहाँ आया सेंटर पे, उसके बाद तू इधर आया तो गहराई यहाँ से नापना, फिर तो तेरी गहराई कम हो रही है ना? ये देख ऊपर से नीचे आता है आता है आता है, ये गहराई सेंटर पर, फिर उसके बाद इधर आएगा तो फिर गहराई कम होगी। बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी नहीं घटेगी? अरे समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज, इसको अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस की फॉर्म में लिखता तो ऐसा लिखता ना 4π3πg स्मॉल आर इंटू रो, ऐसा लिखता कि नहीं? तो आप देखो यहां पर सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको सेंटर से डिस्टेंस की फॉर्म में लिखूं तो सेंटर से डिस्टेंस के साथ में इसका जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? लीनियर की नॉन लीनियर? अब लीनियर की नॉन लीनियर। अच्छा, एग्जैक्ट सेंटर पे देखो, एट सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर अगर मैं बोलूं तो गहराई तो कितनी हो जाएगी? आर। और अगर ये आर लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 0, है ना? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस नापता हूं तो स्मॉल आर तो 0, और गहराई बोले तो कितनी? आर। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में रख लो, इसमें या इसमें। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है साहब, सेंटर पर जी का वैल्यू कितना? 0। सेंटर पर जी का वैल्यू 0, मतलब ये तो ग्रेविटी फ्री कंडीशन हो गया भैया। अब एक ग्रेविटी फ्री कंडीशन हो गया। इस एक और एग्जांपल बोलो ग्रेविटी फ्री कंडीशन का। आज से पहले मैंने पढ़ाया तुम्हें ग्रेविटी फ्री कंडीशन का एक एग्जांपल, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। याद करो, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में जी इफेक्टिव क्या होता था? 0। अर्थ के सेंटर पर भी जी इफेक्टिव क्या है? 0। अच्छा, ग्राफिकली मैं बताऊं आपको, ये इस कंसेप्ट पर ग्राफ जो अपने एआईपीएमटी में पूछा गया है, इसमें ग्राफ बोलता है डिस्टेंस के साथ बताओ जी कैसे बदलेगा। मुझे बताओ, अर्थ के सेंटर पर जी क्या होता था? अर्थ के सेंटर पर जी क्या होता था? 0। सेंटर से सरफेस तक क्या होगा? लीनियरली बढ़ेगा। कैसे? जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। और बाहर जाएंगे तो कैसे? 1/r²। ये जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? r²। ये देखो, सेंटर से सरफेस तक लीनियरली बढ़ रहा है, दिख रहा है? लीनियरली बढ़ रहा है। और उसके बाद बाहर के लिए अभी भी फॉर्मूला बनाया था हमने, हाइट वाला। तो हाइट वाला फॉर्मूला gm/r²। तो अंदर तो लीनियर और बाहर कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक। मैक्सिमम कहां मिलेगा? मैक्सिमम कहां मिलेगा? सरफेस। मैक्सिमम आपको मिलेगा अर्थ की सरफेस पर। ये ग्राफ बना लो साहब। सेंटर पर मिलेगा g बराबर 0, ये r बराबर 0 पर g बराबर 0। सेंटर से सरफेस तक लीनियरली बढ़ता है, सरफेस के बाहर फिर कम होता है। मतलब हाइट पे जाए, सरफेस के कंपैरिजन में हाइट पे जाए तो भी कम होगा, और डेप्थ पे जाए तो भी कम होगा। अच्छा, थ्योरेटिकली बताओ, ज्यादा कम कहां होगा? ज्यादा कम कहां होगा? हाइट पे जाने पर कि डेप्थ पे जाने पर? ज्यादा कम कहां होगा? चलो आप ये कम वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो। मैं ये दो फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। ये एक लिख रहा हूं साहब, जी एच बराबर जी सरफेस 1 माइनस 2h/r, और एक ये लिख रहा हूं जी डेप्थ बराबर जी सरफेस 1 माइनस डी अपॉन आर, है ना? इन दोनों को देख के बताओ, अगर मैं सेम हाइट पे जाऊं और उतनी डेप्थ पे जाऊं, है ना, अर्थ की सरफेस से उतनी हाइट उतनी डेप्थ, देख के बताओ कौन सा जी ज्यादा होगा? अबे फॉर्मूले से देख के बताओ कौन सा जी ज्यादा होगा? अबे ये ज्यादा कम होगा, ये 2h है, ये 2d, और ये d, ये 2d, ये ज्यादा माइनस कर रहे हो तो ये कम आएगा ना। मतलब बोलो जी ज्यादा कहाँ मिला? हाइट पर कि डेप्थ पर? हाँ, डेप्थ पे जी ज्यादा मिला। अबे डेप्थ पे जी ज्यादा ज्यादा मिला, मतलब मैं तुमसे बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर ऊपर गया, और मतलब मैं तुमसे बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर ऊपर और 1 किलोमीटर नीचे। अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर गया पहाड़ी पर, और 1 किलोमीटर नीचे माइंस में गया, कहाँ जी ज्यादा होगा? माइंस में कि पहाड़ी पे? माइंस पे। अच्छा, अगर मैं तीनों जगह कंपेयर करूं, एक तो माइंस,
एक पहाड़ी, एक माउंटेन, तीनों जगह बताओ सबसे ज्यादा कहाँ? माइंस में, सरफेस पर यानी यानी सी लेवल पर, सी लेवल, माइंस और पहाड़ी, तीनों में सबसे ज्यादा कहाँ? सी लेवल, फिर माइंस में, फिर कहाँ मिलेगा? पहाड़ी पर। देख रहे हो ना, सेम हाइट और सेम डेप्थ, अगर हम देखते हैं तो डेप्थ पर ज्यादा होता है और हाइट पर क्या होता है? कम। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भैया मुझे तो सेम जी चाहिए, सेम जी चाहिए, जितना जी हाइट पे चाहिए उतना ही जी डेप्थ पे चाहिए, बोलो कौन ज्यादा होगा? हाइट ज्यादा होगा कि डेप्थ ज्यादा होगा? ठीक है, देखो वो फॉर्मूले में देख लो भैया, इन दोनों को बराबर करता हूं, इन दोनों को बराबर करता हूं तो डी बराबर 2h आ रहा है। अब डी बराबर कितना आ रहा है? मतलब मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोमीटर ऊपर जाऊं, जितना जी वहां पर है उतना ही जी मुझे गहराई पे चाहिए, तो मुझे 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। वो डी बराबर 2h होगा, डी बराबर 2h। समझ रहे हो? मतलब मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाता हूं, मैं कहता हूं जितना जी यहां पर है उतना ही जी मुझे गहराई पे चाहिए, तो मुझे कितनी गहराई पे जाना पड़ेगा? डबल। कुल मिला के दोनों जगह घटता है, ज्यादा कहां घटता है? हाइट पर, हाइट पे ज्यादा घटता है। मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूं तो जितना घट रहा है ना, 1 किलोमीटर नीचे जाने पर उतना नहीं घट रहा, उससे कम घट रहा है। अरे देख रहे हो भाई, ये एग्जांपल लेके बताया मैं तुम्हारे सामने, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2-3 बार आ गया ये बॉक्स। ये दोनों दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम हाइट के लिए जी और सेम सेम जी के लिए हाइट। अरे समझ रहे हो भाई? चलो यहीं से और बातें करेंगे कल, कल और बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल इसे। तो कल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बाकी फैक्टर्स बताते हैं कि रोटेशन का क्या इफेक्ट है, शेप का क्या इफेक्ट है, और उसके बाद कल लेंगे आईजी और वीजी, फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड पोटेंशियल, कल बात करते हैं साहब। एक बोल रहा है सेंटर से भी नीचे चला गया तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सेंटर पे जाके जी 0 हो जाएगा और सेंटर से और नीचे चला गया तो जी फिर से बढ़ने लगेगा।